Hello, my future doctors. Welcome to Pradis Institute of Education. My name is Nitin Tiwari और हम डिस्कस कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। गुड मॉर्निंग खुर्शिदा, गुड मॉर्निंग बेटा। बाकी लोग भी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? लेट अस एज्यूम हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, लेट अस एज्यूम ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसकी। हम इस डायरेक्शन में उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसंट्रेटेड है। तो किसी पार्टिकल से एक्सेस ऑफ रोटेशन की वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी पॉइंट मास पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट अगर हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी चेंज नहीं आता है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन और उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा से सुनिएगा, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट किसी बॉडी का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करें तो वो परपेंडिकुलर एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने पर जो एक्चुअल में पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन और उसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। क्या होता है? I equals to m k, वैसे where m is the total mass of body, I is the moment of inertia, k is radius of gyration। तो यहां से आप लिख सकते हो k स्क्वायर इक्वल्स टू I by m और इसको आप लिख सकते हो k इक्वल्स टू अंडर रूट I by m। क्लियर? क्लियर है? स्टेटमेंट लिख लें इसका। लिखिए, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ ए गिवन एक्सिस, ये मैं मिटा देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। The radius of gyration, the radius of gyration of a body about a given axis is the perpendicular distance of a point, is the perpendicular distance of a point, perpendicular distance of a point from the axis at which, from the axis at which the whole mass of the body, the whole mass of the body could be concentrated, could be concentrated without any change in moment of inertia, without any change in moment of inertia
moment of inertia of the body about that axis, about that axis. ओके, नोट कर लो, जल्दी से छाप लो। अब बारी आ जाती है, यहां पे लिखा हुआ है m, दिख रहा है आपको m, और साथ में लिखा हुआ है k स्क्वायर, है ना। तो अब k को हमने लिखा √i/m। अब लेट अस एज्यूम खुर्शिदा कि हमारे पास बेटा जो ऑब्जेक्ट था उसमें m1, m2, m3, m4 इतने मास थे और उनकी अलग अलग डिस्टेंस भी थी। गुड मॉर्निंग पायल, गुड मॉर्निंग बेटा। लाइक r1, r2, r3, r4 अलग अलग डिस्टेंस थी उनकी। तो क्या इस i को मैं ऐसा लिख सकता हूं, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर डैश 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 अपॉन कैपिटल M को मैं लिख सकता हूं m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश डैश, ऐसा लिख सकता हूं। अब अगर ये जितने भी पॉइंट मास है ये सारे इक्वल हो, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू m4 हो, तो इन सभी से मैं m कॉमन निकाल सकता हूं। अंडर रूट में यहां मैंने m कॉमन निकाल लिया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर डैश डैश, ये वैल्यू इधर छोड़ दी अंडर रूट में, और नीचे क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू n, मतलब जितने मास के नंबर हैं इंटू एक पॉइंट मास का मास। ठीक है, अब दोनों ही साइड से स्मॉल m कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर डैश 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 अपॉन n। किसकी वैल्यू मिल गई है, रेडियस ऑफ गायरेशन की एक और वैल्यू मिल गई हमें। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, द RMS वैल्यू ऑफ all the particle about that axis, उस एक्सिस के अबाउट RMS वैल्यू के इक्वल होता है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। अब यहां पे आपको क्लियर दिख रहा है कि जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड कर रहा है r1, r2, r3 पे। ये r1, r2, r3 क्या है, इन पॉइंट मासेस की किसी एक पॉइंट से डिस्टेंसेस। इट मींस कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है हमारी, वो बॉडी के शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है। गुड मॉर्निंग भावना, गुड मॉर्निंग। क्या बोल सकते हैं बेटा कि ये जो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है वो बॉडी के शेप एंड साइज पे डिपेंड करती है। कैसे, अब खुर्शीदा आपको पता है, अगर ये बड़ी बॉडी होगी बहुत बड़ी सी, तो r1, r2, r3 की वैल्यू बड़ी आएगी। अगर ये छोटू सी बॉडी आएगी होगी, r1, r2, r3 की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन पे। तो नोट बना के नीचे लिख दो, रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। मैं यहां लिख देता हूं, द रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंड्स अपॉन द radius of gyration depends upon shape and size of the body. Shape and size of the body, बॉडी के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। और किस बात पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। किस पे, सेकेंड
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। अब सर लोगों को ऐसा लगता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सर ने बोला इसका मतलब जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो मास पे डिपेंड करती है। एक बात ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, ये मास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना। मास के डिस्ट्रीब्यूशन से कहने का मतलब है ये वैल्यू ऑफ एन, ये दिख रहा है आपको, जितना ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये एन की वैल्यू क्या होगी, इतनी ज्यादा। तो ये एन पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है रेडियस ऑफ गायरेशन, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज अदर थिंग एंड द मास ऑफ ए बॉडी इज अदर थिंग। मास ऑफ बॉडी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता रेडियस ऑफ गायरेशन, आप देखो यहाँ पे एम कैंसिल हो जा रहा है, इस पे डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब एन की वैल्यू पे, कितने ये पॉइंट मास से मिलकर वो बॉडी बनी है उस पे जरूर डिपेंड करेगा एन पे, बट बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो तीसरा पॉइंट लिखना, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, does not depends upon mass of a body, does not depends upon the mass of body, बॉडी के मास पे डिपेंड। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आप न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिख दूं, ये नोट कर लिया है सबने, लिख डाला है, चलिए पहला क्वेश्चन। Question wants to say wheel of mass 8 kg, a wheel of mass 8 kg has moment of inertia, has moment of inertia equals to, has moment of inertia equals to 0.5 kg meter square, 0.5 kg meter square. Determine its radius of gyration. Determine its radius of gyration. Determine its radius of gyration. गुड मॉर्निंग प्राची, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बनेगा क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट m की वैल्यू दी हुई है 8 kg, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू दी है 0.5, हमें क्या निकलना है, डिटरमाइन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। हमें पता है I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर होता है, के स्क्वायर इक्वल्स टू I बाय एम होता है, के इक्वल्स टू अंडर रूट I बाय एम होता है। तो यहाँ पे I की वैल्यू है हमारे पास 0.5 और 8 है, इसको मैं कर दूंगा 5/80, ये करीबन मेरा आएगा 0.25 के करीब आंसर, है ना, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, या फिर इसको हम 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते। तो यहां से के की वैल्यू मिल गई हमें 25 सेंटीमीटर। इसी सा है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर इजीली। आपको इजीली क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपका। क्लियर सतीश? भावना क्लियर ना बेटा?
एक और क्वेश्चन लिखूं, एक और लिखिए, ये वाला बनेगा क्या? The moment of inertia of a solid cylinder, the moment of inertia of solid cylinder about its axis of rotation is about its axis of rotation is mr square by 2. What is the value of the radius of gyration? What is the value of radius of gyration of the cylinder about the axis of the cylinder about this axis? About the axis गुड मॉर्निंग मेहर, गुड मॉर्निंग बच्चा। देखिए बन रहा है क्या, क्या क्या गिवन है आपको? आप इस बार बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, आई की वैल्यू दी है आपको mr स्क्वायर बाई 2, गंदा लिख दिया, mr स्क्वायर बाई 2. What is the value of radius of gyration of cylinder about the axis? हमें पता है I equals to mk स्क्वायर होता है, तो I equals to mk स्क्वायर भी होता है, I equals to ये गिवन है, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि mk स्क्वायर इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2? भाई दोनों ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, k की जगह पे अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे k की जगह r बाई रूट 2 आ जाएगा। अगर सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा हो तो यहाँ मीटर लिख सकते हैं। हर्षिदा, पायल, प्राची, सतीश, प्रियांशी, भावना, मेहर, नितिन, लिख सकते हैं साहब? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते?
जरूर से जरूर लिख सकते हैं, है ना। चलिए, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की कहानी तक छोटे मोटे फॉर्मूले से रिलेटेड अगर कभी कुछ पूछा गया तो आपसे पूछ लिया जाएगा। अब इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है सर ये थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आप लोग भली भांति परिचित है उससे। एक है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरी है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जब आप लोग 11th क्लास में रहते हैं तो हम उसका डेरिवेशन भी कराते हैं, क्योंकि वो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अभी तो सिर्फ हमें जानना है कि वो थ्योरम क्या है और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। तो पहली हेडिंग लगा लीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है ये थ्योरम? ये थ्योरम बोलती है कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे तीन एक्सिस बना लीजिए। कौन कौन सी? लेट अस अस्यूम दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। हम किसी को भी एक्स वाई जेड बना सकते हैं, मैथ्स में कोई फिक्स रूल नहीं है कि यही वाली एक्सिस एक्स होगी, यही वाली जेड, यही वाली, ठीक है। अब उनका ये कहना है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट, तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड, किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट, अदर टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। मतलब आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई होगा, ऐसा उनका कहना है। दोबारा से सुनिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो क्या कह रहे हैं कि ये कोई बॉडी है, इसका तीनों एक्सिस के अबाउट अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जेड के अबाउट अलग, वाई के अबाउट, एक्स के अबाउट अलग। उन्होंने बोला किसी भी एक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर टू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा, ठीक है। लिख लीजिए, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना, मोमेंट ऑफ inertia of plane lamina about an axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of, is equal to the sum of moment of inertia, sum of moment of inertia of the lamina about any two mutual perpendicular axes, sum of moment of inertia about any two mutually perpendicular axes in its plane and intersecting each other at a point. In its plane and intersecting each other at a point, intersecting each other at a point। लिख लीजिए,
लिख डाला, समझ गए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है सर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि लेट अस अज्यूम आपके पास ये कोई एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास ये सेंटर ऑफ, उसके पैरेलल में कोई एक और एक्सिस है जिससे उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। लेट अस अज्यूम कैपिटल आर। तो उनका कहना है कि इस सिस्टम का, ये जो टोटल सिस्टम आपको दिख रहा है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड ये जो डिस्टेंस है पैरेलल एक्सिस के बीच, उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। दोबारा से सुनिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? खुर्शीदा इधर देखिए, दाएं बाएं नहीं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि लेट अस अज्यूम ये एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है और एक एक्सिस पैरेलल है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। इस बॉडी का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस के इक्वल। यही क्या है, हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। मैं डिक्टेट भी कर देता हूं, आप स्टेटमेंट भी लिख लीजिए और बेहतर होगा आपके लिए लिखना। इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ inertia of rigid body, moment of inertia of rigid body about any axis is equals to, about any axis, about any axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis is equals to its moment of inertia is equal to its moment of inertia about a parallel axis, about a parallel axis of center of mass plus the product of mass of body and square of distance between two parallel axes। लिख लीजिए। फिर वही वाली कहानी आ जाती है इसके बाद, जैसे हमने लास्ट टाइम सेंटर ऑफ मास के लिए एक चार्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट
उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। वैसे ही अब एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लोकेशन, है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू लिखेंगे और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू भी लिखेंगे। नोट करना चालू करें, ठीक है। नोट कर लिया सबने, मिटा दूं। सबसे पहले बॉडी, देन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन उसका फिगर, देन इसका एमआई लिख दे रहा हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शॉर्ट फॉर्म में एमआई लिखते हैं, देन लास्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन उसका। सबसे पहली बॉडी हमारी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर, सर्कुलर रिंग, रेडियस उसकी कैपिटल आर। अबाउट, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा अबाउट एन एक्सिस ऑफ सीएम, सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास, and perpendicular to its plane, and perpendicular to its plane, मतलब ये ऐसे अगर हमारी रिंग है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे। एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका, एम आर स्क्वायर। रेडियस ऑफ गायरेशन इसकी होगी कैपिटल आर, रेडियस ऑफ गायरेशन कैपिटल आर। कैसे निकाला सर ने, एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, ठीक है, एम से एम कैंसिल, के इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर, तो यहां से आर बाहर आ गया। ये जो भी टेक्निक्स आप लोग को सिखाई थी ना, उन्हीं से ये सब फॉर्मूले आ रहे हैं, तो अगर किसी को ज्यादा मचे तो निकाल के भी देख लेना, ठीक है। ठीक है, दो एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होती है, एक तो अपने सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पे यूं ऐसे दबा दो, दूसरा अपनी डायमीटर वाली एक्सिस पे, ये जो उसका डायमीटर होता है इसके अबाउट भी वो क्या कर सकती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना कैलकुलेट कर सकती है। तो अगर आप डायमीटर के अबाउट यहां पे लिख देना, एक्सिस अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर, तो ये 1/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर स्क्वायर निकाला, आपको याद आ जाएगा कि ये r/√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r/√2 रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये पहला हमारा कंप्लीट हो जाता है सर्कुलर रिंग के लिए, नोट कर लीजिए। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्कुलर डिस्क की। लीजिए, ये जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन फिर भी कैलकुलेट कर लो, पूरा चार्ट बना करके सामने चिपकाना, इसको 5 बार 10 बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते ही याद हो जाएंगे, एज इट इज पुट होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास की प्रॉब्लम आती है, फॉर्मूला बस अगर आपको ध्यान है तो बाकी ज्यादा कुछ कहानी उसमें रहती नहीं सोचने के लिए। फॉर्मूला देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वी विल गेट आवर आंसर इजी, ठीक है। नेक्स्ट लगाइएगा, ये लिख लिया सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क, सबसे पहले परपेंडिकुलर टू डिस्क एट सेंटर, वही जैसा हमारा रिंग के जो जो चीजें थी वही दोनों एक्सिस आएंगी इस पे भी। सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस एट सेंटर,
ये डिस्क है हमारी और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr² होगा इसका। 1/2 11th में आपने सब कैलकुलेट करना भी सीख रखा है। 1/2 mr² अगर होगा तो r/√2 आपका रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। सेकंड डायमीटर वाला, अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अराउंड like this, moment of inertia 1/4 mr² और r/2 radius of gyration, 1/4 mr² moment of inertia और r/2 radius of gyration। लिख लीजिए। इसका मैं चार्ट ही आप लोग के पास सेंड करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं एक एक करके लिखता रहूंगा तो आप लोग का तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसका जो चार्ट है ये बुक से क्लिक करके मेंटर को बोल रहा हूँ आप तक पहुंचा देंगे। अरे भाई साफ हो जाओ। अब साफ सुथरा आ रहा। ये भेज दिया। ये आप लोग तक अभी कुछ देर में पहुंच जाएगा, है ना। मैंने लिख दिया हमने। और ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये होता है कंप्लीट। इससे रिलेटेड अब हमें करने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लिख देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है द मास ऑफ सिलेंडर। मैं अभी आपको क्योंकि फॉर्मूले पता नहीं है तो फॉर्मूले मैं बता दिया करूंगा, ठीक है। बाकी जब चार्ट पहुंच जाएगा तो आप चीज को समझ पाओगे क्या सर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द मास ऑफ द सिलेंडर इज of the cylinder is 25 kg and radius of cylinder is 5 meter and radius of cylinder is 5 meter. Find the moment of inertia of a solid cylinder. Find the moment of inertia of solid cylinder about a tangent to the cylinder, about a
टेंजेंट टू ए सिलेंडर, about a tangent to a cylinder। उनका कहना यह है कि ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिए अबाउट ए टेंजेंट। टेंजेंट कहीं पे भी बना सकते हैं, ये मैंने टेंजेंट बना दिया, लेट अस अज्यूम एक्स एक्स डैश, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है वाई वाई डैश। अब जैसे ही आपको ये दिखेगा, ये दो एक्सिस आपको दिखी, आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि भैया दो एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो क्या हमारे सर ने हमको ये वही चीज कैलकुलेट कराई थी, cm प्लस एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमारे सर ने यही कहा कि ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। बीच वाली एक्सिस के अबाउट सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा एम आर स्क्वायर होता है सिलेंडर का, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेंजेंट के अबाउट ये होगा हमारा आई, सॉरी 1/2 एम आर स्क्वायर होता है सॉलिड सिलेंडर का, 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। तो आई प्लस एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई सी एम की वैल्यू कितनी है, 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू एम आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करके आंसर बताइए कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर आएगा। अब वो क्या बोल रहा है, द मास ऑफ सिलेंडर इज 25 kg एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 25। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताइए टेंजेंट के अबाउट, ये है 3/2 एम आर स्क्वायर। तो 3/2 एम की वैल्यू कितनी है 25, आर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। कैलकुलेट करके आंसर बताइए कितना आ रहा है, हाफ मत करो, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कुछ आएगा इसमें 937.5 कह रहा हूं, करिए आ रहा है 937.5 kg मीटर स्क्वायर। आ रहा है, जैसे ये पैरेलल एक्सिस दिख जाए समझ जाओ कौन सी हमें लगानी है थ्योरम। एक और क्वेश्चन से मैं ऐसे लिखता हूं, ये वाला आप करके दिखाइएगा, ये वाला जो है आप लोग करके दिखाइएगा। लिखूं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर, फाइंड द मोमेंट of inertia of sphere about a tangent of a sphere, about a tangent of sphere while the mass of the sphere is m, while the mass of sphere is capital M and the radius of sphere is capital R, and radius of कैपिटल आर। क्या कैलकुलेट करने को बोला है, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है, तो हमने पहले बनाया एक स्फेयर, देन हमने बनाया उसका टेंजेंट। अब हमको समझ में आया कि टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या करें, यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा, उसके अबाउट एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस इनकी कितनी होगी भैया, आर ही तो होगी इनके बीच की डिस्टेंस, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। अब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमको ये पता हो कि स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है। ये वाली एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास से जो जाती है, ये होता है 2/5 mr²। ठीक है, पैरेलल एक्सिस हमें क्या सिखाती है कि I इक्वल्स टू होगा ICM प्लस mr², यही सिखाती है। ICM की वैल्यू है 2/5 mr², और ये एक mr² एक्स्ट्रा मिल गया आपको, है ना। दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 5 mr² प्लस 2 mr², मतलब 7/5 mr², 7/5 mr²। ये आ गया टेंजेंट के अबाउट, टेंजेंट के अबाउट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यस यस सतीश, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लिखूं, करके दिखाएंगे। लिखिए, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, calculate the moment of inertia of a rod, calculate the moment of inertia of rod of mass 2 kg and length 5 meter, of mass 2 kg and length 5 meter about an axis perpendicular to, about an axis perpendicular to it, perpendicular to it, and passing through one of its end, and passing through one of its end, and passing through one of its end. एक रॉड है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, मास 2 kg है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, के वन एंड से जाने वाली। ठीक है, अगेन कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस से ऐसे लेता हो। अब ये क्या हो गई, टोटल है आपका, टोटल ये कितना हो गया, अगर टोटल लेंथ थी आपकी L इक्वल्स टू 5, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, मेरे को आंसर बताओ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां भी लगेगी, लगाइए और मेरे को आंसर बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। और अगर आपको इसका नहीं पता हो रॉड का,
तो मैं बता देता हूं, ml²/12 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सी एक्सिस के अबाउट? इस वाली एक्सिस के अबाउट, जो ये परपेंडिकुलर जा रही है सेंटर ऑफ मास से। चार्ट आप तक शायद पहुंच भी गए होंगे, मोबाइल अगर आप लोग अपना देखोगे तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ओके लिख दिया है उन्होंने, तो बिना भेजे तो नहीं लिखा होगा। आंसर आ गया है? ठीक है भावना। कितना आया सतीश का? 25 आया बच्चे का हमारे आंसर। नहीं भैया, यहाँ तो इतना नहीं दिखा रहा है। कैसे निकाला हमने? हमें मान लो फॉर एग्जांपल ये CD थी एक्सिस, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था। तो ये हमारा क्या होगा? ICD इक्वल्स टू होता हमारा I, ये मान लो AB थी, IAB प्लस M, और ये L/2 हुआ, तो L/2 का स्क्वायर। यही करना था। देख लो, अब ये आप लोगों ने क्या होगा? IAB को ml²/12 प्लस ये हो जाएगा ml²/4। यहाँ पे सतीश शायद आपसे गलती हो गई, 12 आप LCM अगर लेते तो इधर आता आपका 12, इधर आता आपका ml², इधर 4 3 तो 3ml², तो ये हो जाता 3ml² प्लस ml², 4ml²/12, तो 4 1 4, 4 3 12, ml²/3, कुछ ऐसा। ठीक है, अब m की वैल्यू कितनी है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ था आपको? मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ था 2 kg पे, तो आपको यहाँ पे 2 kg पुट करना था। लेंथ L कितनी दी हुई थी बेटा? 5 मीटर दी हुई थी, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करना था और यहाँ पे 3 कर देना था। तो 5 5 25, 25 2 50, मेरे हिसाब से तो 50/3 आना चाहिए था। यस, तो सतीश फिर तुमने 25 कहां से निकाल लिया था? kg मीटर स्क्वायर। गलती कर ली क्या कहीं कैलकुलेशन? मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग से, ये एकदम लड्डू क्वेश्चन होते हैं, अगर आए प्यार 4 नंबर आपको देके जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको संभल के सॉल्व करना है। फॉर्मूले एक बार मेमोराइज कर लो आप, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कराने में मजा नहीं है जब तक आपको फॉर्मूले सारे याद ना हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये जो फॉर्मूले हैं
एलसीएम में गलती हुआ था ना सतीश, ये अक्सर हो जाता है, तो थोड़ा सा देख लिया करो। हमारी आदत होती है डायरेक्ट देख के लिखने की, छोटे क्लास की भाई 4 नंबर की बात चल रही है तो साइड में से डंडी खींच करके 2 मिनट में कर लिया करो कैलकुलेट, ठीक है, अगर जिन लोगों को दिक्कत जाती है उनके लिए। फॉर्मूले मेमोराइज करिए, देन फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। फर्स्ट वाली डीपीपी सॉल्व करने के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं, तो वहां पे जाके डीपीपी भी सॉल्व करिए, तो सेम क्वेश्चन आपको और दिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, देन हम कल की क्लास में इसका क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग की मेहनत बढ़ गई है, रे ऑप्टिक्स भी इवनिंग में आप लोग कर ही रहे हो साथ ही साथ, और ये भी तो थोड़ा बेटा समय नजदीक है, डेट भी आ गई है, तो मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और पिछला भी रिवाइज करते रहिए टाइम लगा करके, है ना। ओके, सो दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। बाय बच्चा, बाय पायल, खुर्शिदा, भावना, प्राची, सतीश, दिव्यांशी, देवेंद्र, मेहर, नितिन, बाय बेटा।